माँ आनंदशीला और ओशो, प्रेम, शक्ति और अधूरे साथ की कहानी। क्या शीला वाकई गलत थी? उन्हें सिर्फ रजनीशपुरम की सत्ता चाहिए थी या वो अपने प्रेम में भी सच्ची थी? कभी कभी इतिहास उन लोगों को विलन बना देता है जिनका गुनाह सिर्फ इतना होता है कि वो अपने गुरु से बेपनाह प्रेम कर बैठें, जैसे जुडास और माँ आनंदशीला। शीला, एक नाम जो ओशो की कहानी में बार बार धोखा और साजिश जैसे शब्दों के साथ जोड़ा गया। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? क्या हम सब ने ओशो और शीला के बीच के प्रेम को सही तरीके से समझा है? क्या माँ आनंदशीला सचमुच सिर्फ एक साजिश करता थी या वो एक प्रेम में डूबी शिष्या थी जिसे गुरु के लिए उसके प्रेम ने तोड़ दिया? कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज तो होती हैं, लेकिन अधूरी और टूटी हुई। माँ आनंदशीला की कहानी एक ऐसी लड़की जिसने अपने गुरु की आंखों में भगवान को देखा, एक ऐसी प्रेम करने वाली जो ओशो के लिए अपना सब कुछ छोड़ आई थी, लेकिन आज जिन्हें सिर्फ सत्ता के लालच में साजिश करने वाला समझा जाता है। पर सवाल ये है, क्या हमने कभी सचमुच उनकी पूरी कहानी सुनी है? क्या हमने उस प्रेम को समझा है जो संबुद्ध गुरु की छांव में पला था? क्या हमने उस आंतरिक युद्ध को देखा है जहां एक लड़की अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसी हुई थी? माँ आनंदशीला वो सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं थी, वो एक प्रेमी थी, एक योद्धा थी, एक इंसान थी जिनके कम्यून को बचाने के लिए हद से गुजर जाने की फितरत ने बाद में उन्हें क्रिमिनल बना दिया। लेकिन क्या उनके इरादे वाकई सिर्फ सत्ता के लिए थे? क्या सच में ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी है? इस कहानी में हम उतरेंगे परत दर परत। हम पूछेंगे वो सवाल जो अब तक दबा दिए गए, और हम सुनने की कोशिश करेंगे उस मौन की आवाज़ जो कभी ओशो की आंखों में छिपी थी और कभी शीला के अंदर दफन हो गई थी। उन्नीस सौ 1970 गुजरात, एक युवा लड़की, तेज दिमाग वाली, विद्रोही स्वभाव की, जिसका नाम था शीला अंबालाल पटेल। वो अमेरिका पढ़ाई के लिए जाती हैं। वापस आकर अपने दादाजी से वो ओशो के बारे में सुनती हैं। वो शीला को दो बातें कहते हैं। पहली, अगर ये व्यक्ति यानी भगवान रजनीश या ओशो जिंदा रहे तो ये दूसरे गौतम बुद्ध बनेंगे, और दूसरी कि तुम्हारा और भगवान का एक दूसरे के लिए साथ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शीला ओशो से मिलने जाती हैं। पहली मुलाकात ही उनके जीवन को बदल देती है। ओशो उनका सर बड़े स्नेह से अपनी गोद में रखते हैं और वो ओशो नाम के सागर में डूब जाती हैं। हालांकि ये सिर्फ उनके लिए एक झलक थी, फिर भी वहीं से जन्म होता है माँ आनंदशीला का। वो सिर्फ एक फॉलोअर नहीं बनी, वो ओशो की शैडो बन गई। ओशो प्रेम से उन्हें शीला कहा करते थे, जो माँ आनंदशीला के कानों में आज भी गूंजता है। भगवान रजनीश, एक रहस्यमय नाम, एक ऐसा गुरु जो मौन में आग लगा देता था, जो शब्दों से आत्मा में उतर जाता था। शीला खिंचती चली गई उस आवाज़ की ओर, जैसे कोई आत्मा पुराने जन्म की गूंज को पहचान ले। शीला ओशो के प्रेम में पड़ी, लेकिन वो प्रेम आध्यात्मिक समर्पण नहीं बन पाया। यही आगे चल के रजनीशपुरम के पतन की वजह बना। पुणे के आश्रम में ओशो के चारों ओर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे थे। ध्यान, प्रेम, नृत्य और मौन। लेकिन ओशो के विद्रोही स्वभाव के चलते भारत में सरकारें और तथाकथित धर्मगुरु ओशो से खफा थे। विवाद, मीडिया, राजनीति, वो सब के निशाने पे थे। इन सब से अलग आश्रम में तो आध्यात्म के रस में डूबने के लिए पूरी दुनिया से मतवाले इकट्ठे हो रहे थे। पुणे कम्यून में इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। अब नए कम्यून के लिए उन्हें और ज़्यादा जगह चाहिए थी। जगह ढूंढने की जिम्मेदारी शीला और उस समय की सेक्रेटरी माँ लक्ष्मी के ऊपर थी। फिर एक दिन ओशो ने शीला से बात की, तुम मेरे जैसे व्यक्ति को कहाँ ले जाना चाहोगी?
शीला के मुंह से एकदम ही निकला अमेरिका। और तब ओशो ने माँ लक्ष्मी की जगह शीला को नया सेक्रेटरी बना दिया। मैं अपने तरीके से कहूँ तो ओशो एक विवेकशील अवसरवादी थे, अपने लिए नहीं, सत्य का संदेश फैलाने के लिए। किसी भी संबुद्ध के लिए वही सबसे ऊपर है। इसके बाद शीला ओशो के फॉलोअर्स के साथ मिलकर अमेरिका के ओरेगॉन में 64,000 एकड़ ज़मीन खरीदती हैं। रेत, पत्थर और वीराने के बीच एक स्वर्ग बसाने का सपना लेकर वहाँ का नाम रखा गया रजनीशपुरम। ये सिर्फ कोई कम्यून नहीं था, ये एक प्रयोग था, एक ऐसा सपना जहाँ स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ सफिशिएंसी साथ साथ चलें, जहाँ लोग काम भी करें और ध्यान और प्रेम में डूबे रहें, जहाँ ना कोई धर्म हो, ना कोई सीमाएं, सिर्फ भगवान रजनीश और उनका यूटोपिया। रजनीशपुरम में 1981 में ओशो लगभग 3 साल के लिए मौन में रहे। इस दौरान वो सार्वजनिक रूप से दिखाई तो देते थे, जैसे अपनी रोल्स रॉयस में घूमते हुए या सन्यासियों के साथ नाचते हुए, लेकिन कोई प्रवचन या बातचीत नहीं करते थे। रजनीशपुरम प्रेम और आनंद में डूबे सन्यासियों और ओशो के बुद्धा फील्ड से स्वर्ग हो गया। और इस स्वर्ग को बनाने वाली थीं माँ आनंद शीला। अपनी राजनीतिक समझ, प्रशासनिक चातुर्य और ओशो के लिए प्रेम से भरी ये महिला दिन रात सब कुछ मैनेज कर रही थी। राजनीतिक लड़ाइयाँ हों या स्थानीय अमेरिकी लोगों से संघर्ष, हथियारों का प्रबंध करना हो या पुलिस से उलझने, हजारों की भीड़ को मैनेज करना, वो सब कुछ कर रही थीं एक ही इंसान के लिए, ओशो के लिए। ओशो मौन थे और शीला उनकी आवाज़ बन गई। यहाँ से एक पावर स्ट्रगल शुरू होता है, ओशो की आध्यात्मिक सत्ता और शीला की एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता के बीच। शीला अब ओशो की सेक्रेटरी से कम्यून की शासिका बनने लगी थीं। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, अब आश्रम ओशो का नहीं, शीला का साम्राज्य बन चुका है। क्या ये ओशो के स्वर्ग का निर्माण था या शीला के ईगो का विस्तार? क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा थी या सत्ता की शुरुआत? राजनीति की गर्मी, बाहरी हमलों की चिंता और ओशो का मौन, इस त्रिकोण में शीला की चेतना अब एक नई दिशा में बह रही थी। वो कहती हैं, मैं सब कुछ ओशो के लिए कर रही थी, लेकिन शीला जो कभी उनकी छाया थी अब खुद एक सत्ता बन गई थी। एक ताज जो उन्होंने ओशो के लिए पहना था अब उनके अपने सिर का हिस्सा बन गया था। पर वो ताज जलता था, भारी था और शायद शापित भी। ताज और सत्ता ज़्यादातर शापित ही होती है। सिर्फ कोई संबुद्ध ही सत्ता और ताज के श्राप को वरदान बना सकता है, जैसे गौतम बुद्ध और मार्कस ऑरेलियस। ओशो उस समय मौन में थे, लेकिन सच पूछो तो थोड़ी देर के लिए वो शीला से कम्यून के बारे में बात करते थे, लेकिन सिर्फ शीला से। और ऐसा नहीं है कि ओशो शीला को समझते नहीं थे। उन्हें पता था कि शीला आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन वो ओशो को प्रेम करती थी। कम्यून को मैनेज करने का शीला का ये तीखा स्वभाव ओशो को पसंद था। वो ओशो के विद्रोही स्वभाव को मैच करती थी, लेकिन शीला ने कम्यून को एक साधक की तरह नहीं संभाला। यही सबसे बड़ी कमी थी। पूरे कम्यून को शीला ने अपने जीवन से सींचा था, लेकिन साधक ना होने की वजह से वो अपने मन को कमांड नहीं कर पाईं। उनमें अब सत्ता की हनक आ गई थी। जिस शीला ने कम्यून को एक परिवार की तरह संभाला था, अब वही शीला धीरे धीरे डर के रास्ते पर उतर गई थी। कम्यून की सत्ता खो जाने का डर। इसके बाद पॉइजनिंग की घटनाएं शुरू हुईं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने कम्यून के भीतर विरोध करने वालों को चुप कराने के लिए उन्हें बीमार करवा दिया। इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को जहर देने की कोशिश की गई। ओशो से उनके करीबी शिष्य मिल ना पाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए। कम्यून के खिलाफ या कहो कि शीला के खिलाफ कोई साजिश ना हो पाए, इसीलिए फ़ोन टेप किए गए। इतना सब कुछ, लेकिन क्या शीला सच में गलत थी? क्या उन्होंने जो किया वो सिर्फ सत्ता का लोभ था,
या उन्होंने जो किया वो सिर्फ एक शिष्य का प्रेम था जो गुरु और उसके कम्यून की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शायद सत्ता का लोभ और ओशो को खो देने का डर दोनों कारण बने जिसके लिए शीला ने बहुत से गलत काम किए, लेकिन उन्हें पता था जब ओशो मौन तोड़ेंगे तो उनसे ये सब छुपेगा नहीं। शीला ने सोचा ऐसा ना हो कि ओशो अब किसी और को सेक्रेटरी बना दें। मैंने इस साम्राज्य को बनाया और अब कोई और इसे चलाएगा। इस मोड़ से शीला का व्यक्तित्व तो बदलने लगा। अब उन्हें जो नहीं था वो भी दिखने लगा। जैसे उन्हें लगा कि ओशो के करीबी सन्यासी ओशो को मारना चाहते हैं, ओशो को ड्रग एडिक्ट बनाना चाहते हैं। अंततः शीला ने एक निर्णय लिया। वो कम्यून से चली गईं। 14 सितंबर 1985 में बिना ओशो को कुछ बताए कुछ करीबी साथियों के साथ स्विट्जरलैंड भाग गईं। उनके जाने के 2 दिन बाद ओशो ने मौन तोड़ा। सन्यासियों ने उन्हें शीला की हरकतों के बारे में बताया। इसके बाद ओशो ने सार्वजनिक रूप से कई खुलासे किए, शीला की गतिविधियों, साजिशों और कम्यून के अंदर घट रही घटनाओं पर। उन्होंने FBI को कम्यून में आकर शीला के कारनामों की जांच करने के लिए कहा। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे अमेरिका को कम्यून खत्म करने का बहाना मिल गया था। लेकिन इस कहानी को एक एंगल से देखना अन्याय होगा, क्योंकि सवाल ये भी है, क्या शीला सिर्फ एक महत्वाकांक्षी महिला थी या वो ऐसी महिला थी जिसने प्रेम किया, सब कुछ छोड़ा और फिर जब सब कुछ बिगड़ गया तब रास्ता खो बैठी। हाँ, इसकी वजह वो खुद थी, लेकिन इसकी एक और वजह थी, वो था ओशो का मौन। अगर शीला एक साधक होती तो अपने मन को सत्ता का लालच करते देख पाती, और ओशो अगर इतने लंबे टाइम तक मौन में ना गए होते तो वो खुद इसे देखकर शीला को इसके लिए अवेयर कर पाते। कई इंटरव्यूज़ में ओशो ने शीला को बुरी, क्रिमिनल, यहाँ तक कि बिच तक कहा। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या ओशो को सच में नहीं पता था कि कम्यून में क्या हो रहा है? आखिर वो इतने अनजान क्यों थे? क्या कोई गुरु जिसे अपने शिष्यों की मानसिक और भावनात्मक अवस्था की पूरी समझ होती है, वो इतने लंबे समय तक अनजान रह सकता है? क्या वो नहीं जानते थे कि उनकी सबसे नज़दीकी शिष्या माँ आनंद शीला क्या कर रही हैं? या फिर क्या उनका मौन एक परीक्षा थी, या शायद एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? ओशो कभी साधारण गुरु नहीं थे। वो चेतना को गहराइयों से देखने वाले जैन गुरुओं जैसे रहस्यमयी गुरु थे। एक ऐसे गुरु जो शिष्यों को सिर्फ प्रेम नहीं, समझ और जागरूकता देना चाहते थे। ओशो के कई शिष्यों का मानना है कि ओशो का मौन एक चेतन प्रयोग था। वो चाहते थे कि कम्यून एक स्वतंत्र चेतना में विकसित हो, और शीला को उन्होंने एक अग्नि परीक्षा में डाला। लेकिन क्या ओशो ने शीला पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया, या शायद उन्होंने अपने प्रेम में डूबे हुए शिष्य वर्ग को ये दिखाना चाहा कि प्रेम अगर चेतना से खाली हो तो वो कैसे सत्ता या दूसरे रोगों का रूप ले सकता है? उन्होंने जानबूझकर एक क्रांति को जलने दिया ताकि राख से कोई नया बीज फूटे, जैसा जैन गुरु अक्सर करते हैं। 1985 में शीला को गिरफ्तार किया गया। अपने अच्छे व्यवहार के लिए वो 20 साल की सज़ा में से सिर्फ 3.5 साल जेल में रहीं। बाद में वो स्विट्ज़रलैंड चली गईं और अब एक वृद्धाश्रम चलाती हैं। वो महिला जिसे दुनिया ने खतरनाक, क्रूर, साजिशकर्ता कहा, अब प्रेम की नई परिभाषा गढ़ रही है। ये उनका पुराना प्रेम ही था जो अब सेवा में बदल चुका है। माँ आनंद शीला अब कभी कभी मीडिया से बात करती हैं, पर उनमें ना गुस्सा होता है ना पछतावा, बस एक अजीब सी मुस्कान और एक वाक्य, आई लव्ड माई गुरु, आई स्टिल डू, बट लव इज़ नॉट ऑलवेज रिटर्न द वे वी एक्सपेक्ट। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री आने के बाद एक बार फिर दुनिया शीला को देखने लगती है, पर अब वो लड़की नहीं रही जो ओशो के प्रेम में उग्र थी। अब वो एक ऐसी महिला हैं जो जीवन की कई परतों से होकर निकली हैं। अब वो गुरु की शैडो में नहीं, खुद की चेतना की रोशनी में खड़ी हैं।
ना वो खुद को निर्दोष कहती हैं ना दोषी, बस कहती हैं मैंने जो किया वो उस समय ठीक लगा, और शायद यही सच्चा प्रेम है। शीला अब आध्यात्मिक प्रवचनों में नहीं देखती, ना कम्यून दोबारा बसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर बुजुर्ग जिसे वो आज छूती हैं, हर रोगी जिसे वो खाना खिलाती हैं, हर आंसू जिसे वो पहुँचती हैं, शायद वो ओशो के लिए अनकही प्रार्थनाएं हैं। माँ आनंद शीला अब भी ओशो के प्रेम में है, पर अब वो प्रेम धीरे धीरे उन्हें मुक्त कर रहा है, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से सीखकर खुद अपने लिए गुरु बन जाए, चुपचाप, बिना घोषणा, बिना शोर के। प्रेम और ध्यान की शक्ति से ही सच्चा आत्म साक्षात्कार होता है, लेकिन जब प्रेम और सत्ता एक साथ आते हैं तो क्या वो कभी भी समझौता कर सकते हैं? असल में ये बस एक कॉन्फ्लिक्ट बन के रह जाता है। शीला सिर्फ सत्ता नहीं चाहती थी, जैसा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं। आप सोचिए, एक युवा महिला जिसे पहले ही ओशो ने जीवन का अर्थ समझाया था, उसे खुद को साबित करने का मौका मिला था, और उन्होंने कम्यून को बचाने के लिए अपने सारे हथियार उठाए। क्या वो सिर्फ सत्ता की भूख थी, या फिर ये एक प्रेम का संघर्ष था, जहाँ एक शिष्य ने अपनी सारी नैतिकता को झोंक दिया क्योंकि उसने सोचा कि उसे कम्यून को किसी भी कीमत पे बचाना है? क्या कोई महिला जो अपनी सारी जिंदगी गुरु को समर्पित कर देती है, वो सिर्फ सत्ता की भूखी हो सकती है? ये कहानी अच्छाई या बुराई के पार है। ये एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जर्नी की कहानी है, जहाँ अध्यात्म, प्रेम, शक्ति, अहंकार और मौन सब एक ही रंग में घुलते हैं। माँ आनंद शीला गलत थीं, लेकिन वो सिर्फ दोषी ही नहीं थीं। दुनिया को उनके प्रेम और समर्पण को भी देखना चाहिए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।